नमस्कार दोस्तों, गैस वेल्डिंग के इस अगले भाग में आपका स्वागत है। इसको पेश कर रहा हूँ मैं अंकित श्रीवास्तव। इस कोर्स को राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्था की किताब से वेल्डर व्यवसाय के लिए तैयार किया गया है। आइए देखते हैं इसके आगे का कंटेंट। फिलर रॉड के बाद जो अगला हमारा टॉपिक आता है वो होता है बैकफायर। बैकफायर वो स्थिति होती है जब वेल्डिंग करने के दौरान हमारे टॉर्च के टिप पे एक छोटी सी आवाज आती है, पट करके। ये छोटा सा विस्फोट होता है जिससे ज्वाला जो है वो अचानक से बुझ सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज्वाला कंटिन्यू बनी रहे। इसी स्थिति को हम बैकफायर बोलते हैं। इसके होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गैस का दबाव कम होना, नोजल का अधिक गर्म हो जाना। बार बार आप अगर वेल्डिंग कर रहे हैं और ज़्यादा देर के लिए आपने वेल्डिंग की है नोजल को ठंडा किए बिना, तो भी ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है। तीसरी स्थिति हो सकती है कि आपका जो नोजल का होल है वो किसी न किसी कारण से रुक रहा है। जैसे वेल्डिंग करते बार कई बार ऐसा होता है कि एक मोल्टन पूल से कुछ छोटा सा भाग टूट करके हमारे नोजल के माउथ पीस पे जमा हो जाता है, जिससे उसका जो होल होता है, गैस का फ्लो होता है, वो अवरुद्ध होता है। उस स्थिति में भी बैकफायर निर्मित हो सकती है। अगला कारण हो सकता है कि नोजल से आप मोल्टन पूल को छू दें। ऐसी स्थिति में भी बैकफायर हो सकता है। या नोजल के पास से कहीं लीकेज हो रहा हो। आपको पता ही है कि हमारा जो नोजल होता है वो अलग अलग भागों को जोड़ करके बनाया जाता है। ऐसा हो सकता है कि नोजल के पास से ही कोई एक आपकी टाइट करने में, नोजल को टाइट करने में कोई भूल चूक हुई हो, जिससे नोजल में कहीं ना कहीं से लीक हो रहा हो। बैकफायर के बाद का जो टॉपिक है फ्लैशबैक, ये स्थिति कहीं ना कहीं बैकफायर से जुड़ी हुई है। जब कभी भी बैकफायर होता है उसके बाद आप कई बार नोटिस करेंगे कि एक बहुत पतली सी, महीन सी, तीखी सी आवाज आपके नोजल से कंटिन्यूअसली आ रही होती है। वो स्थिति होती है फ्लैशबैक की। ये स्थिति बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें जो आपका फायर, जो आपके आगे की ज्वाला है, वो नोजल से आगे आपको दिख रही हो चाहे नहीं, वो कहीं ना कहीं नोजल के अंदर से होते हुए, ब्लो पाइप से होते हुए आपके सिलेंडर की ओर जाती है। इस स्थिति में अगर सुरक्षा उपकरण ना हो कायदे से, तो विस्फोट की स्थिति भी बन सकती है। इसको पहचानने के लिए हम देख सकते हैं कि एक पतली तीखी ध्वनि ब्लो पाइप के अंदर से हमें सुनाई देती है। साथ ही साथ काले रंग का धुआं भी निकलना शुरू हो जाता है। एक और बहुत आम तौर पर देखा गया है कि बैकफायर फ्लैशबैक की स्थिति में हमारा जो नोजल है उसका हैंडल बहुत तेजी से गर्म होता है। तो ऐसी स्थिति में सवाल ये पैदा होता है कि फ्लैशबैक की स्थिति अगर निर्मित हो रही है तो ऐसी स्थिति में हम करें क्या। बहुत सिंपल सी चीज़ है जो हमें गैस वेल्डिंग के दौरान सिखाई जाती है कि कुछ भी हो तो सबसे पहले हमें अपने हाथ में जो नोजल है उसके वॉल्व बंद करने हैं। ध्यान रखिएगा कि आप पहले ऑक्सीजन का वॉल्व ही बंद करें, उसके बाद एसिटिलीन का वॉल्व आप बंद कर दें। इसके बाद टॉर्च बहुत तेज़ी से जब गर्म होने लगता है तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको टॉर्च को पानी में डाल देना है, और फिर तुरंत उठ करके फुर्ती से आपको सिलेंडर्स के वॉल्व सारे के सारे बंद करने हैं। ये सारी चीज़ें आप करके, ये जो हमारा किसी भी तरीके का हादसा हो सकता है बैकफायर और फ्लैशबैक की वजह से, उसे हम टाल सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक होता है फ्लक्स। वेल्डिंग करने के दौरान आपने देखा होगा कि हमारी जो फिलर रॉड होती है, फिलर रॉड हमारी सिंपल धातु की बनी रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा उस पे हम देखते हैं कि कॉपर की एक कोटिंग रहती है। परंतु हमने जब आर्क वेल्डिंग देखते हैं या कोई और वेल्डिंग देखते हैं तो हम देखते हैं किसी न किसी प्रकार से हम कोई ना कोई माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा जो वातावरण का सबसे
मुख्य भाग रहता है कि वातावरण से ऑक्सीकृत होने से हम बीड को जैसे तैसे बचाना चाहते हैं। वो फैक्टर बाकी सब वेल्डिंग प्रक्रिया में होता है, परंतु गैस वेल्डिंग में हम देखते हैं कि हमारा फिलर रॉड बस है हमारे पास, उसके अलावा कुछ नहीं। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्लक्स का। फ्लक्स वो एक रसायन होता है जो बहुत आसानी से पिघल जाता है और रासायनिक क्रिया करते हुए हमारी जितनी भी अनचाही रासायनिक क्रिया है, जैसे ऑक्सीडेशन हो गया या स्लैग इंक्लूजन हो गया या कुछ और, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको वेल्डिंग करने से पहले ही हम या तो वेल्डिंग करने वाली जगह पर लगा देते हैं या तो फिलर रॉड्स पे ही डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं इसको लगाने के अलग अलग तरीके। पहला तरीका होता है कि अगर हमारा फ्लक्स जो है वो पाउडर के फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ें जो हमें करनी है वो है कि हमारा जो फिलर रॉड है उसको हल्का सा गर्म कर लेना है, ताकि किसी भी प्रकार का अगर उस पर कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल उस पर लगा हुआ है या कोई भी इम्प्योरिटीज उस पर लगी है, वो सारी चीज़ें उस पर से हट जाए। उसके बाद फिर हम फ्लक्स को एक अलग से डब्बे में निकाल लेंगे अगर वो पाउडर फॉर्म में है, और उसके बाद उसके अंदर हम अपने उस अलग से निकाले हुए फ्लक्स के अंदर हम अपने फिलर रॉड की टिप जहाँ तक हमें इस्तेमाल करनी है एक बार में, वहाँ तक उसको पूरा का पूरा लगाएंगे, ताकि पाउडर फॉर्म में जो हमारा फ्लक्स है वो कायदे से हमारे फिलर रॉड के ऊपर लग जाए। अगर यही फ्लक्स हमारा जॉब पे डालना है, हमें फिलर रॉड पे नहीं अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे कि फ्लक्स को, पाउडर फॉर्म में जो फ्लक्स है उसे वेल्ड होने वाली जगह पर बिछा देंगे। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, स्प्रिंकल या पोर किया हुआ है उसने वेल्ड होने वाली जगह पर के। अगर यही चीज़ हमारे पास फ्लक्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में है या किसी पेस्ट के फॉर्म में है, तो उसे अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। हमारी प्रक्रिया वही रहती है कि हम पहले फिलर रॉड को हल्का सा गर्म कर लेते हैं या वेल्ड होने वाली जगह को भी हल्का सा गर्म कर लेते हैं, ताकि उसके ऊपर से इम्प्योरिटीज हट जाए। उसके बाद एक ब्रश लेकर के हम फ्लक्स को या तो अपने फिलर रॉड पे या तो अपने जॉब पर लगा लेते हैं। अब फ्लक्स जितना हमें वेल्डिंग करने के दौरान उपयोग करना ज़रूरी है, लगाना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है उसको वहाँ से हटाना, क्योंकि फ्लक्स रासायनिक क्रिया करता है। तो अगर वो फ्लक्स हम वहीं पे छोड़ देंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे बीड को कमज़ोर कर सकता है या कुछ ऐसी रासायनिक क्रिया कर सकता है जो कि हमें वहाँ पे नुकसानदेह हो जाएगी, हमारे जॉब को कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुँचाएगी। इसीलिए फ्लक्स को हटाना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको एक स्लाइड दिया हुआ है जिसमें फ्लक्स अलग अलग प्रकार के जो जॉब हैं उस पे से फ्लक्स किस तरीके से हटाना है वो दिखाई दे रहा है। आइए चलिए देखते हैं। हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि सबसे पहले हम सब चीज़ों पे यही करते हैं, सिवाय ढलवा लोहा पे हम उसे गर्म पानी से पहले साफ कर लेते हैं। एल्युमिनियम में या उनके अलॉय में देखा जाए तो गर्म पानी से साफ करने के बाद उसे नाइट्रिक एसिड के 5% घोल से साफ करते हैं। इसी तरीके से मैग्नीशियम देखा जाए तो क्रोमिक एसिड के सॉल्यूशन से हम उसको साफ करते हैं। तांबे और पीतल की स्थिति में हम पानी से साफ करने के बाद 2% नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड का घोल बना करके उसे साफ करते हैं। स्टेनलेस स्टील में थोड़ा सा स्थिति बदल जाती है। इसे पानी के बजाय पानी और कॉस्टिक सोडा के 5% के घोल से साफ करते हैं। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन से धोते हैं। हमारा सबसे प्रिय ढलवा लोहा, जो कि हर स्थिति पे अपनी जगह पे बना रहता है, उसे साफ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिंपल हैमरिंग के ही इस्तेमाल से हम उसे साफ कर सकते हैं। इस भाग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसके नोट्स अच्छे से बना लेंगे, ताकि परीक्षा में आपको ये वीडियो मदद कर सके। धन्यवाद।